वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 10th की साइंस का सेकंड चैप्टर्स एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स का ये मेरा तीसरा वीडियो है बच्चों। इससे पहले हमने पढ़ लिया था ठीक पहले वाले वीडियो में एसिड्स एंड बेसेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शंस में दिया हुआ बच्चों। साथ में एक और लिंक दिया हुआ बच्चों डिस्क्रिप्शंस में, वो है आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसके नोट्स का। तो यदि आप चाहें तो आप वहां जाके जो इस वीडियो के जो बेसिक कंसेप्ट्स आने वाले हैं उसके नोट्स वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैप्टर के जो पहले 2 वीडियो आए थे उनके नोट्स भी उनके डिस्क्रिप्शंस बॉक्स में हैं, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सिंपल सा कंसेप्ट क्या है? सभी एसिड्स में ऐसा क्या है कि वो एसिडिक है? क्या उनमें क्या कॉमन है? या सभी बेसेस में क्या कॉमन है कि वो अपना बेसिक बिहेवियर शो करते हैं? तो इसमें 2 कंसेप्ट है बच्चों। मैं 10th के कॉन्टेक्स्ट पे बात करता हूँ, 10th लेवल की बात कर रहा हूँ बच्चों। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। तो 10th के लेवल में क्या है, बाद में आपके पास इसके साथ एक और चीज़ ऐड हो जाएगी। तो 10th के लेवल में क्या है? वो सारे कंपाउंड्स एसिडिक हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पर अपना हाइड्रोजन एज ए हाइड्रोजन आयन रिलीज कर दे। सारे बेस कौन है? वो सारे सब्सटेंस बेस हैं जो अपना OH माइनस आयन वाटर में डिसॉल्व करने पर OH आयंस के फॉर्म में रिलीज कर दे। तो एसिड कौन हुए? जो अपना हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में रिलीज करे। बेस कौन हुए? वो जो अपना OH माइनस आयन के फॉर्म में वाटर में रिलीज कर दें। तो इसका मतलब सभी एसिड में इस 10th के कॉन्टेक्स्ट के बेस पर सभी एसिड्स में क्या कॉमन है? हाइड्रोजन। सभी बेस में क्या कॉमन है? OH। तो अब ये H हाइड्रोजन आयन OH माइनस आयन के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। तो क्या वो सभी जिनमें हाइड्रोजन है वो एसिड होंगे? क्या वो सभी सब्सटेंस जिनमें OH है वो बेस होंगे? ऐसा जरूरी नहीं है। इसके लिए बच्चों हमारी एक्टिविटी 2.8 है, हम उसको यहाँ पढ़ने वाले हैं बच्चों। लेकिन उससे पहले यदि किसी कंपाउंड्स के या सब्सटेंस के फॉर्मूले में हाइड्रोजन है और वो हाइड्रोजन को एज ए हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, वो एसिड है। हाइड्रोजन तो है लेकिन मैं रिलीज नहीं कर रहा। वो स्थिति है बहुत सारे पैसे मेरे पास है लेकिन मैं दान नहीं दे रहा, तो मैं दानदाता नहीं हुआ। इसी तरह से वो सारे सब्सटेंस जिनमें OH तो है लेकिन वो अपने OH को एज ए OH माइनस रिलीज नहीं कर रहे हैं वाटर में, वो बेस नहीं है। तो बच्चों एक्टिविटी 2.8 है आपकी NCERT की बुक्स की, मैं उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो फर्स्ट मैं बेसिक कंसेप्ट यहाँ लिख देता हूँ। बेसिक कंसेप्ट बच्चों आज का क्या हमारे पास? व्हाट डू ऑल acids have in common। अब यहां मैं एसिड्स की जगह बेसेस भी कर सकता हूं, दोनों का कंसेप्ट है बच्चों ये। तो फर्स्ट आते हैं हम, हमारा जो कंसेप्ट है 10th के कॉन्टेक्स्ट में, फिर बार बार कह रहा हूं, एसिड्स कौन है? दोज substances which release hydrogen, which release their hydrogen as hydrogen ion in water, वो क्या है? एसिड है। तो बेस कौन हुए? सेम लैंग्वेज। बेस कौन हुए? दो सब्सटेंसेस विच रिलीज देयर OH एज OH माइनस, क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, उसे क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। ये 10th के कॉन्टेक्स्ट में है। अब आते हैं एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी है? 2.8 कहाँ की है?
एनसीईआरटी बुक की है बच्चों। तो बच्चों इससे पहले जो हमने वीडियो पढ़ा था वहाँ 2.3 से लेकर 2.7 तक की एक्टिविटी थी। तो यदि आप उस वीडियो को देखते हैं तो साथ में उन एक्टिविटी को भी एक बार देख लेना। 2.3 तो मैंने आपको समझा दी थी। अब 2.8 एक्टिविटी क्या है? कुछ कंपाउंड लिए गए हैं। कौन से कंपाउंड है? तो मैं यहाँ लिखता हूँ ग्लूकोज लिया गया है C6H12O6, ये इसका फॉर्मूला है। फिर बच्चों एल्कोहल लिया गया है। एल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया गया है, उसका फॉर्मूला है HCl। फिर हम ले लें सल्फ्यूरिक एसिड, उसका फॉर्मूला है H2SO4। फिर बच्चों क्या ले लें? डिस्टिल्ड वाटर ले लें बच्चों, DISTTLED, डिस्टिल्ड वाटर। जो भी है बच्चों स्पेलिंग, गलती माफ़ करें, यहाँ स्पेलिंग में H2O पे आ जाते हैं। ये H2O कौन सा है? डिस्टिल्ड वाटर है। अब ग्लूकोज जो है वो सॉलिड है, तो इसको हमने वाटर में डिसोल्व करेंगे, तो इसका क्या बन जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन। एल्कोहल पहले से लिक्विड है, HCl भी एक्वस लिया, H2SO4 भी एक्वस है, और वाटर तो लिक्विड में ही है पहले से। अब ये सारे किस में चेंज हो गए हैं? या तो एक्वस सॉल्यूशंस में या लिक्विड में बच्चों। अब यहाँ हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर थोड़ा नीचे बना देते हैं। यहाँ बच्चों हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक इन्वर्टेड कोर्क रखा हुआ, रबर कोर्क। तो ये क्या है? रबर कोर्क है। इस रबर कोर्क के ऊपर क्या लगी हुई है? 2 आयरन की नेल्स है, आयरन नेल्स है बच्चों। इन आयरन नेल से क्या बंधा हुआ है? कंडक्टिंग वायर है, ये कंडक्टिंग वायर है। और ये वायर कहाँ जा रहा है? एक बैटरी के पास। ये बैटरी कितने वोल्ट की है? 6 वोल्ट की है। यहाँ क्या लगा है बच्चों? एक बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब है। इसके आगे चलो तो यहाँ बच्चों एक की लगी हुई है, और ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब इसमें मैं 1 बाय 1 करके ये 5 लिक्विड अंदर भरने वाला हूँ बच्चों, अंदर। और हमें मालूम क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी इस आयरन की नेल से, इस आयरन की नेल पे किस कंडीशन में जाएगी? यदि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इस नेल से इस नेल में चली गई तो इस पूरे वायर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, और यदि सर्किट को कंप्लीट कर दिया जाए तो ये बल्ब ग्लो होगा। तो हमें थोड़ी सी और चीज़ें मालूम हो। क्या मालूम हो? कि किसी भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शंस के लिए क्या जरूरी है? फ्री आयंस होने चाहिए। जिस कंडीशन में अंदर फ्री आयंस होंगे वहां इलेक्ट्रिसिटी यहां से यहां आ जाएगी और ये बल्ब ग्लो कर जाएगा सर्किट को कंप्लीट करने में। तो फर्स्ट हमने अंदर क्या भरा? ग्लूकोज भरा। अब एक और चीज, इन सभी में क्या चीज कॉमन है? इन सब में एक चीज कॉमन है बच्चों, इन सब में इनके फॉर्मूले में हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। तो एक कंडीशन मैंने क्या बताई थी आपको कि वो जो अपना हाइड्रोजन वाटर में एज ए H+ रिलीज करे, यदि वो रिलीज करेगा तो उसमें हाइड्रोजन आयन वाटर में आ जाएंगे, और यदि हाइड्रोजन आयन आ गए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। तो हमने ग्लूकोज को वाटर में डिसोल्व करके इसके अंदर फिल किया। फिल करने के बाद सर्किट को चालू कर दिया, ये सर्किट चालू हो गया। चालू हो जाए, चालू होने के बाद ये बल्ब ग्लो नहीं हुआ। तो यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों मैं कंडीशन, ग्लूकोज के केस में यहाँ लिख रहा हूँ बल्ब ग्लो नहीं हुआ। इसका मतलब ग्लूकोज ने अंदर अपना हाइड्रोजन आयन नहीं दिया, इसका मतलब ग्लूकोज एसिड नहीं है। ग्लूकोज के फॉर्मूले में हाइड्रोजन तो है, लेकिन इसने अपना हाइड्रोजन आयन यहाँ रिलीज नहीं किया है। सेकेंड कंडीशन, किसको लें अब लोग? हम एल्कोहल को ले लें।
अंदर का सारा ग्लूकोज बाहर निकाल दिया, सब कुछ साफ कर दिया, फिर अंदर अब किसको फिलअप कर दिया हमने, अल्कोहल को। सेम कंडीशंस, बल्ब ग्लो नहीं हुआ, इसका मतलब ग्लूकोज अल्कोहल ने भी अपना जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन के फॉर्म में नहीं दिया है, इसका मतलब ये भी एसिड नहीं है। थर्ड केस में हमने बच्चों क्या फिलअप किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा सॉल्यूशन, एक्वस। ध्यान रखना यहाँ जहाँ पर भी मैंने वाटर डिजोल्व किया है वो डिस्टिल वाटर है, टेप वाटर या नॉर्मल रेन वाटर नहीं है। HCl एक्वस, बल्ब जल गया, इसका मतलब हाइड्रोजन HCl ने क्या रिलीज किया, अपना क्या दे दिया अंदर, हाइड्रोजन आयन। जब हाइड्रोजन आयन देगा तो दूसरा आयन कौन सा बचेगा, Cl-। तो ध्यान रखना इस वाटर में दो आयन्स हैं, एक तो एसिड का दिया हुआ हाइड्रोजन आयन, और एसिड के हाइड्रोजन आयन देने के बाद जो उसका नेगेटिव आयन बचा है क्लोराइड आयन। इसका मतलब यहाँ बल्ब ग्लो हुआ, इसका मतलब यहाँ आयन्स हैं, इसका मतलब ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। फोर्थ कंडीशन में हमने क्या भरा बच्चों, यहाँ पर H2SO4। सेम कंडीशन, एक्वस सॉल्यूशंस, बल्ब ग्लो करेगा, कौन कौन से आयन हैं, H+ भी है और SO4 डबल माइनस भी है, HSO4 माइनस कर देता हूँ, इसका मतलब आयन्स है, इसका मतलब ये एसिड है, आयन्स का मतलब हाइड्रोजन आयन दिया है। और लास्ट में क्या लिया मैंने, डिस्टिल्ड वाटर। याद रखना बच्चों ये डिस्टिल्ड वाटर है। डिस्टिल वाटर में क्या हुआ, बल्ब नहीं जला, इसका मतलब डिस्टिल वाटर में हाइड्रोजन आयन नहीं आया, इसका मतलब ये एसिड नहीं है। इस एक्टिविटी से क्या प्रूफ हुआ, इस एक्टिविटी से ये प्रूफ हुआ कि वो सारे सब्सटेंस जिनमें हाइड्रोजन है वो एसिड नहीं होते। इन सब में हाइड्रोजन था लेकिन सब के सब एसिड नहीं है। तो हाइड्रो एसिड होने की दो कंडीशंस 10th के कॉन्टेक्स्ट में, एक तो उनके फॉर्मूले में हाइड्रोजन हो और दूसरा वो वाटर में डिसोल्व करने पर हाइड्रोजन को एज ए हाइड्रोजन आयन फ्री कर दें। जहां जहां ये बल्ब ग्लो हो रहा है, जहां जहां ये बल्ब जल रहा है, उस कंडीशन में इसमें फ्री आयंस आ रहे हैं, और जहां फ्री आयंस आ रहे हैं वहां ये बल्ब जल रहा है। अब बच्चों यहां डिस्टिल वाटर भी नहीं देता। अब बच्चों डिस्टिल वाटर के अलावा मैं दो वाटर और ले रहा हूं। दो वाटर कौन कौन से ले रहा हूं, यहां लिख रहा हूं बच्चों। एक ले रहा हूं रेन वाटर। रेन वाटर क्या है, H2O ही है, लेकिन जब वो स्काई से फॉल होता है तो एनवायरनमेंट की, एटमॉस्फेयर की CO2 गैस उसमें डिसोल्व हो जाती है, और डिसोल्व होने के बाद क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है। और कार्बोनिक एसिड बनते ही ये रेन वाटर एसिड है अंदर, तो इसमें हाइड्रोजन आयन भी होंगे। हमें मालूम है ये वीक एसिड है तो हाइड्रोजन आयन कम होंगे, लेकिन होंगे। तो रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। रीज़न क्या है, रेन वाटर में एनवायरनमेंट की CO2 डिसोल्व हो जाती है, तो वो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनिक एसिड में, और एसिड है इसका मतलब हाइड्रोजन आयन देगा। CO2 के अलावा एटमॉस्फेयर में और भी ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो एसिडिक हैं। CO2 खुद एसिडिक है, दूसरे कौन है, NO2 भी है, SO2 भी है, ये भी वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं। कौन से वाटर में, रेन वाटर में। तो ये वाटर एसिडिक हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो क्वेश्चंस क्या आता है, डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता जबकि रेन वाटर करता है। रीज़न क्या है, रेन वाटर में सोल्यूबल गैसेस लाइक CO2, NO2, SO2 डिसोल्व हो जाती है, जिस कारण से ये एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यदि SO2 डिसोल्व होगी तो क्या बनेगा, H2SO3, नाम है सल्फ्यूरस एसिड। NO2 डिसोल्व होगी तो HNO3, नाइट्रिक एसिड। या तो नाइट्रिक एसिड बन सकता है या नाइट्रस एसिड बन सकता है। उसका फॉर्मूला है HONO, ये नाइट्रस एसिड है। ये क्या है, सल्फ्यूरस एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड है, इसका भी नाम लिख देता हूं, सल्फ्यूरस OUS एसिड है। तो ये सारे एसिड रेन वाटर में आ जाते हैं और रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो एसिड में, सभी एसिड्स में क्या कॉमन है, समझ में आ गया। और इसको प्रूफ करने का ये एक तरीका है। अब बच्चों आते हैं सभी बेस में। तो बेस की कोई अलग से स्पेसिफिक एक्टिविटी नहीं है, लेकिन बेस का भी सिंपल तरीका है। वो सारे बेसिक हैं जो वाटर में डिसोल्व करने पर क्या रिलीज कर दें, अपना
OH माइनस आयन। अब बच्चों इसी से तो वो सारे बेसिक है, तो हम बेस को अलग से नहीं पढ़ रहे हैं, वो सारे बेसिक हैं जो अपना OH माइनस आयन वाटर में OH, अब OH जो पार्ट है अपना वो वाटर में डिजोल्व करने पर OH माइनस आयन के फॉर्म में फ्री कर दें। अब बच्चों ये मान लो एसिड हुआ HCl, इसको एसिड लिखता हूँ और यहाँ लिख दिया मैंने वाटर। HCl को वाटर में डिजोल्व करने पर H प्लस और Cl माइनस आयंस बने। अब H प्लस क्या वाटर में अकेला घूमता रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इस H प्लस के चारों ओर वाटर के मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाते हैं, चारों ओर कौन इकट्ठे हो गए? वाटर के मॉलिक्यूल्स। और अब हम इसको H नहीं लिखेंगे, H प्लस करके यहां एक्वस लिखेंगे। इस एक्वस का मतलब यही है कि इस हाइड्रोजन आयन के चारों ओर कौन इकट्ठे हो गए हैं? वाटर के मॉलिक्यूल। अब यदि इस H प्लस के साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ जाए तो H प्लस के साथ क्या जोड़ दूं? H2O। तो H कितने हो गए? 1 इधर 2 इधर 3, O 1 ही है। इस पे चार्ज कैसा? पॉजिटिव। इसका नाम है बच्चों हाइड्रोनियम आयन और इसका नाम क्या था? हाइड्रोजन आयन। याद रखना बच्चों, कभी भी इस तरह से मत लिख के आना। यदि आपने इस HCl को वाटर में डिजोल्व किया है तो यहाँ एक्वस लगाएं और यहाँ भी एक्वस लगाएं, क्योंकि जो कंडीशन H प्लस के साथ हुई है वही कंडीशन Cl माइनस के साथ भी होती है। Cl माइनस के चारों ओर भी इधर कौन आके इकट्ठे हो जाते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल। इस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों सोल्वेशन। ये प्रोसेस कहलाता है सोल्वेशन और ये आयन कहलाता है, ये जो आयन है इसे कहते हैं सोल्वेटेड आयन। सोल्वेटेड आयन, तो ये भी कौन सा आयन हो गया? सोल्वेटेड आयन है ये। ध्यान रखना, वाटर में यदि कोई आयन है, कोई भी आयन है, वो कभी अकेला नहीं रहता है, वो हमेशा सोल्वेटेड आयन के फॉर्म में रहता है। इसका मतलब उस सोल्वेंट के जो मॉलिक्यूल हैं वो उस आयन के चारों ओर आके इकट्ठे हो जाते हैं। या तो हम क्या लिख दें? H प्लस, या हम क्या लिख दें? H3O प्लस, दोनों सही हैं। इसी तरह से बेस में क्या होगा? बेस को यदि मैं वाटर में डिसोल्व करूं तो बेस क्या काम करेगा? Na प्लस और OH माइनस आयन में डिसोसिएट होगा। इसके भी यहाँ क्या लिखेंगे? एक्वस। इसके भी यहाँ क्या लिखेंगे? एक्वस, क्योंकि Na प्लस के चारों ओर भी वाटर के मॉलिक्यूल और OH माइनस के चारों ओर भी वाटर के मॉलिक्यूल्स आकर इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल का इन आयन के साथ अट्रैक्शन बन जाता है बच्चों। तो ये दोनों कौन से आयन हो गए बच्चों हमारे? अब सोल्वेटेड आयन है ये दोनों। ध्यान रखना बच्चों, इस एक्वस को जरूर लिखना। यदि आप एक्वस नहीं लिख के आते हैं तो गड़बड़ है बच्चों। डिपेंड करता है आपकी 10th क्लास की कॉपी को कौन चेक कर रहा है। यदि किसी ढंग के ईमानदार व्यक्ति ने, वैसे सारे ईमानदार हैं, यदि किसी स्ट्रिक्ट टीचर्स ने चेक कर दी तो ये नंबर आपके कट जाएंगे बच्चों। अब बच्चों आगे चलते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कि सारे बेस में क्या कॉमन है। सारे बेस अपना OH वाटर में डिसोल्व करने पर एज ए OH माइनस के फॉर्म में रिलीज कर देते हैं। अब बच्चों हम चलते हैं अगला कि क्या एसिड की एक्टिविटी हमारे है। क्या एसिड बिना वाटर में डिसोल्व किए भी एसिडिक बिहेवियर शो कर सकता है क्या? तो इसके लिए बच्चों आपके बुक में अगली एक्टिविटी है 2.9 है वो, जहां तक मुझे लग रहा है एक्टिविटी 2.9 पे आ जाए यदि आपके पास NCERT की बुक है तो, और नहीं है तो मैं आपको समझा देता हूं क्या है। एक्टिविटी 2.9 ही बच्चों, उस एक्टिविटी में क्या है, वो क्या चेक कर रहा है कि एसिड जो है, एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर शो करते हैं या नहीं। एसिड तो है लेकिन उसको हमने वाटर में डिसोल्व नहीं किया, तो क्या वो एसिड, क्या वो कंपाउंड जिसमें
वाटर में डिसोल्व करने पर तो वो एसिड की तरह काम कर रहा है। यदि उसको वाटर में डिसोल्व नहीं करें तो क्या वो एसिड की तरह काम करेगा या नहीं। इसके लिए एक्टिविटी 2.9, इस एक्टिविटी में क्या किया गया बच्चों, एक टेस्ट ट्यूब ली गई है और इस टेस्ट ट्यूब में याद रखना बच्चों, यदि आपको कभी भी HCl, HF, HNO3 ये एसिड बनाने हो तो आप इनको किनसे बना सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एक ऐसे सोल्ट की रिएक्शंस कराओ जिसमें या तो Cl हो या F हो या NO3 हो। जैसे यदि मैं यहाँ NaCl ले लूँ तो क्या बनेगा, ये H2SO4 तो है ही है, साथ में NaCl, तो यहाँ बन जाएगा बच्चों HCl। यदि मैं NaF ले लूँ तो क्या बन जाएगा HF। यदि मैं NaNO3 ले लूँ तो बच्चों बन जाएगी HNO3। लेकिन ये सारे गैसियस बनेंगे, ये सारे गैसियस। ये तो मान लो यदि गैस के फॉर्म में चेंज नहीं हुआ तो यही डिसोल्व हो जाएगा बच्चों। HF गैस के फॉर्म में बनेगा, HCl भी गैस के, तो इसको एक्वस ही मान लेता हूँ, ये यहीं रहेगा। HCl गैस के फॉर्म में बनेगा, HF भी गैस के फॉर्म में बनेगा। तो मुझे यहाँ पर HCl बनानी है तो मैं अंदर क्या ले लूँ, Cl है तो NaCl ले लिया, प्लस साथ में क्या मिला दिया, H2SO4। अब होगा क्या, यहाँ बच्चों कोक लगा हुआ है, वुडन का कोक लगा दिया और इस कोक के ठीक बाहर ये डिलीवरी ट्यूब है बच्चों। क्या होगा, अंदर रिएक्शंस होगी, इन दोनों के बीच रिएक्शंस होगी, क्या बनेगा, Na2SO4 एक्वस है, साथ में क्या बनेगी, HCl गैस बनेगी। ये HCl गैस यहाँ से बाहर आएगी और हमने यहाँ क्या लेके आए बच्चों, एक लिटमस पेपर। कौन सा है, ड्राई, ये याद रखना, ड्राई है। HCl क्या होती है, एसिड होती है जो क्या काम करती है, ब्लू लिटमस को रेड करती है। तो हम क्या लेके आए इधर, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लाए हैं, यहाँ लाए, इसके पास लाए बच्चों। यहाँ से कौन आ रही है, HCl गैस आ रही है। यदि इस ब्लू लिटमस पेपर को यहाँ लेके आते हैं और यदि ये ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहता है, ये ड्राई है, इसका मतलब हो गया कि ये HCl गैस अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर रही है, HCl गैस। फिर हमने क्या काम किया, हमने इस लिटमस पेपर का जो ड्राई था इसको वाटर में डिप करके यहाँ से इसको वेट कर दिया। अब सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम हम ये लाए थे, सेकेंड टाइम हम क्या लेके आ रहे हैं, वेट ब्लू लिटमस पेपर। जब वेट ब्लू लिटमस पेपर दोबारा इस HCl गैस के पास लाए तो ये ब्लू लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो गया। इसका मतलब ये HCl गैस इस वाटर के कांटेक्ट में आई और वाटर के कांटेक्ट में आते ही ये आयोनाइज हो गई या डिसोसिएट हो गई और इसने अपना हाइड्रोजन एज ए हाइड्रोजन आयन फ्री कर दिया और यही हाइड्रोजन आयन जो था इसने अपना यहाँ एसिडिक बिहेवियर शो किया और ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया। इस एक्टिविटी से क्या प्रूफ हो गया कि एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर केवल वाटर की प्रेजेंस में करता है। तो एसिड जो है वो अपना एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? इन एब्सेंस ऑफ वाटर में ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री हाइड्रोजन आयन ये नहीं होता है। तो ये नहीं होगा तो एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे। ये तो बच्चों हो गई कि भाई एसिडिक अपना एसिडिक बिहेवियर वाटर की प्रेजेंस में करते हैं। उसकी एक्टिविटी 2.9 है बच्चों। ऐसा ही बेस के साथ भी है। अब बच्चों आते हैं हम लोग कुछ बेसिक टर्म हम लोग समझ लेते हैं जो आपको आगे हेल्प करने वाली है, और वो है बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। ये क्या है? तो ये हमने पहले पढ़ लिया है बच्चों, इसके ठीक पहले वाले वीडियो में कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं? एसिड जिनका क्या हो 100% डिसोसिएशन हो। 100% डिसोसिएशन का मतलब क्या है कि यदि मान लीजिए आपने 100 HCl को वाटर में डिसोल्व किया है, ये हम डिसोल्व कर रहे हैं, और सारे के सारे टूट जाएं HCl, तो 100 क्या बनेंगे H+, 100 ही क्या बनेंगे Cl-। तो ये हुआ 100% डिसोसिएशन। तो ऐसे एसिड क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड।
क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन आयन के नंबर बहुत ज़्यादा होंगे। सेकंड बच्चों हमारे पास है, इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन है? HCl है, H2SO4 है और HNO3 है। इसी तरह से बच्चों क्या हमारे पास है? वीक एसिड भी है। वीक एसिड कौन से हैं? जिनका क्या होगा? पार्शियली आयनाइजेशन होगा या डिसोसिएशन होगा, जिससे क्या होगा? हाइड्रोजन आयन के नंबर्स कम होंगे और वो क्या होंगे? वीक एसिड होंगे, जैसे एसिटिक एसिड। मान लो एसिटिक एसिड के भी हम 100 मॉलिक्यूल्स को कहाँ डिसोल्व करें? वाटर में, और 100 में से केवल 3 मॉलिक्यूल ऐसे हों, 3 या 4 या 5 मॉलिक्यूल ऐसे हों जो टूट जाएं, ये टूटेंगे ऐसे बच्चों। और 95 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो वाटर में डिसोल्व करने पर टूटते नहीं हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन आयन कम है, तो एक ऐसा एसिड होगा, वीक एसिड होगा। इसी तरह से बच्चों इसके और एग्जाम्पल कौन कौन है? तो ये है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये है नाइट्रस एसिड, ये भी कैसे है? ये भी वीक एसिड, एसिटिक एसिड के अलावा। एक और है बच्चों फॉर्मिक एसिड, और हमने पढ़ा था कि सारे ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड हैं और सारे मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। एक और है बच्चों यहाँ पर काम का है, वो है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड मिनरल एसिड है लेकिन वीक एसिड है। इसी तरह से हम बेस को क्लासिफाई भी कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन होंगे? यही लाइन सेम, जहाँ एसिड है वहाँ बेस लिख दें। तो यहाँ मैं बेस लिख दूँ, यहाँ मैं बेस लिख दूँ यदि, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह बेस आ जाएगा, OH+ की जगह OH- आ जाएगा। अब एग्जाम्पल यहाँ HCl की जगह मैं किसका ले लूँ? NaOH का ले लूँ, तो यहाँ H+ की जगह OH- आ जाएंगे और यहाँ आ जाएंगे Na+। 100% डिसोसिएशन होगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस हैं, और जिनका पार्शियली डिसोसिएशन होगा वो वीक बेस हैं। तो मैं स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल, ध्यान रखना बच्चों, मैं स्ट्रॉन्ग बेस को Sb लिखूंगा, वीक बेस को Wb, ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐसे लिखूंगा और वीक एसिड को Wa। तो स्ट्रॉन्ग बेस में कौन कौन है? NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH है, उसके अलावा LiOH है, लिथियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस हैं, लेकिन हमारे इन दो का यूज़ ज़्यादा है बच्चों। इसी तरह से वीक बेस कौन है? NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कभी कभी इसे अमोनिया भी कह देते हैं। बच्चों ये ध्यान से याद कर लेना, रीज़न क्या है कि इसका हमारे अगले वीडियो में बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा, जहाँ हम साल्ट पढ़ेंगे। ये सारे बच्चों ये एग्जाम्पल काम के हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है, ये सारे एग्जाम्पल। तो बच्चों हमारा आज का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। आज हमने क्या पढ़ा था कि सारे एसिड में और सारे बेस में कॉमन क्या है। एक टॉपिक रह गया बच्चों हमारा, कंसंट्रेशंस का रह गया। तो फर्स्ट बच्चों पढ़ते हैं कंसंट्रेशन क्या चीज़ है। कंसंट्रेशन, बहुत बार ये टर्म यूज़ आती है और बच्चा कंसंट्रेशन और कंसंट्रेट में कंफ्यूज हो जाता है या गलतियां कर जाता है। तो फर्स्ट आते हैं कंसंट्रेशंस। क्या है? सिंपल सा है, नंबर ऑफ आयंस और पार्टिकल्स प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, ये है कंसंट्रेशन। अब फर्स्ट तो ये हुआ, सेकंड क्या हुआ? ऑन एडिशन ऑफ वाटर, किसी में भी वाटर मिलाओ तो उस प्रोसेस का नाम होता है डाइल्यूशन। ऑन एडिशन ऑफ वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसका भी है, डिक्रीजेस। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो मेरे पास 1 लीटर क्या है, किसी का भी सॉल्यूशन है, किसी का भी है, उसमें मान लो हमने HCl मिला हुआ है, और मान लें कि HCl के कितने पार्टिकल्स हैं? 100 पार्टिकल्स हैं। तो NaCl की, तो HCl की कंसंट्रेशंस क्या हुई? नंबर ऑफ आयंस और पार्टिकल्स, आयंस हो चाहे पार्टिकल्स, प्रेजेंट इन यूनिट को मैं मान लेता हूं अभी 1 लीटर। तो अभी 1 लीटर में कितने हैं? 100 पार्टिकल्स हैं। तो NaCl की कंसंट्रेशन हुई 100 पार्टिकल इन 1 लीटर।
अब मैंने इसमें पानी मिला दिया, कितना मिला दिया, 1 लीटर। तो ये डाइल्यूट एसिड था, तो मैंने 1 लीटर इसमें पानी मिला दिया, तो अब रिजल्टेंट कितना हो गया हमारे पास, 2 लीटर। केवल पानी मिलाया है, HCl नहीं मिलाया है, तो अब 2 लीटर हो गया हमारे पास सॉल्यूशन। अब इसमें कितने पार्टिकल्स हैं, है तो 100 ही, क्योंकि मैंने HCl नहीं मिलाया था, मैंने केवल पानी मिलाया था। तो 2 लीटर में 100 पार्टिकल्स हैं, तो 1 लीटर में कितने होंगे, 1 लीटर में 50 हो गए। क्या हुआ, 1 लीटर में 100 पार्टिकल्स थे, 1 लीटर में 50 पार्टिकल्स हो गए। तो पार्टिकल्स के नंबर्स जो हैं वो कम हो गए हैं, पार्टिकल्स के नंबर कम हो गए हैं तो कंसंट्रेशंस भी कम हो गई है। ये तो बच्चों हुआ कंसंट्रेशंस का। इसका मतलब किसी की भी कंसंट्रेशंस कम करनी हो तो उसमें आप वाटर मिला दें, और जब हम किसी में वाटर मिलाते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूशन। अब आते हैं बच्चों कंसंट्रेटेड एसिड से डिल्यूट या डाइल्यूट एसिड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। ये काम का तरीका है सर, किसमें क्या सावधानी बरतें। तो पहली चीज़ है, कंसंट्रेटेड एसिड से डाइल्यूट एसिड बनाना है तो हमें वाटर मिक्स करना होगा। अब वाटर को मिक्स करने का तरीका क्या है, 2 तरीके हैं, उनमें से कौन सा तरीका फॉलो करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, वो बच्चों जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं। तो हम अगला टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, डाइल्यूशन ऑफ ए कंसंट्रेटेड एसिड। तो बच्चों अगला टॉपिक है, इसी में हम लोग हैं, इसी में है हमारे पास डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड। काम का है, फर्स्ट चीज, यदि आप किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड में किसी भी तरीके से, चाहे वाटर में इसको मिलाओ चाहे इसमें वाटर को मिलाओ, एसिड कंसंट्रेटेड एसिड प्लस वाटर, इस प्रोसेस का नाम है डाइल्यूशन। और ये जो प्रोसेस है ये हाईली एक्सोथर्मिक है। इसका मतलब बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी जो है इसका मतलब क्या है, लॉट ऑफ हीट एनर्जी इवोल्व। और इस हीट एनर्जी को ध्यान रखना, दिस हीट एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब बाय वाटर। और ये वाटर जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और इसकी अमाउंट कम हुई, वाटर की अमाउंट कम है, तो वाटर क्या काम करेगा, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो वाटर का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि वो वाटर किस में कन्वर्ट हो सकता है, वेपर में। इफ यहां बाकी छोड़ देता हूं, तो ये ध्यान रखना, वाटर कम हुआ तो वाटर वेपर में चेंज हो सकता है। तो बच्चों ये तो हुआ कि कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर मिलाने का जो प्रोसेस है ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। अब बच्चों 2 कंडीशंस, पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, ये ए ये बी। ए में मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर बहुत सारा कंसंट्रेटेड एसिड ले लिया है, और यहाँ सेकंड में मैंने इस कंटेनर में वाटर ले लिया है। अब जहाँ एसिड लिया वहाँ ऊपर से क्या मिलाऊंगा, वाटर, और जहाँ वाटर लिया है वहाँ ऊपर से क्या मिलाऊंगा बच्चों, कंसंट्रेटेड एसिड। दोनों तरीके हैं, दोनों को मिक्स कर रहे हैं हम लोग। अब यदि मैं ये प्रोसेस फॉलो करूँ, ये प्रोसेस, तो ये पूरा क्या है, कंसंट्रेटेड एसिड है। मैं धीरे धीरे जब वाटर मिलाऊंगा तो वाटर इतना सा हुआ, तो अब ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है। तो जो भी एनर्जी इवोल्व होगी उसको गेन करने वाला यही वाटर है। ये तो जो थोड़ा सा है, तो ये वाटर क्या हो सकता है, बहुत सारी एनर्जी जो रिलीज हो रही है, जो इवोल्व हो रही है, उसको गेन करके किस में चेंज हो सकता है, वेपर में। और ये वेपर जब उछल के स्प्लैश आउट होती है, बाहर आती है, तो हो सकता है अपने साथ ये थोड़ा बहुत क्या ले आए, एसिड भी ले आए। और जब ये एसिड लाएगा और ये उस मिलान जो वाटर मिला रहा है उसी के चेहरे पे या हाथ पे कहीं गिर जाए, तो इसे बच्चों कहते हैं एसिड बर्न। एसिड बर्न हो सकता है यदि हम क्या करें, कंसंट्रेटेड एसिड में ऊपर से वाटर मिलाएं। इसका रिवर्स, यदि हमारे पास वाटर है, हम ऊपर से क्या मिला रहे हैं, एसिड, तो ये सारा किसका वॉल्यूम हुआ, एसिड का है।
जो ही प्रोसेस होगा तो ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है। तो जो भी एनर्जी रिलीज होगी उसको एब्जॉर्ब करने वाला ये इतना सारा वाटर है। ये सारा वाटर क्या काम करेगा, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब इतना सारा वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो ये वाटर जो है ये लिक्विड से वाटर वेपर में या गैस में चेंज नहीं होगा, और नहीं होगा तो स्प्लैश आउट होके बाहर नहीं आएगा। बाहर नहीं आएगा तो एसिड बर्न नहीं होगा। तो कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट में चेंज करना है तो आप बड़े से कंटेनर में वाटर लें, और उस वाटर में जो आपको एसिड मिलाना है जितनी भी अमाउंट में मिलाना है उसको ऊपर से ऐड करें, लेकिन धीरे धीरे ऐड करें। ऐड किया, रुक जाएं, थोड़ा ठंडा होने दें, फिर थोड़ा सा और ऐड कर दें। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये आज का वीडियो आपको सब पूरा समझ में आ गया होगा। आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट्स बॉक्स में जाके लिखें। दूसरा बेसिक चीज़, इस पूरे वीडियो का जो बेसिक कंसेप्ट्स के जो नोट्स हैं उसका जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शंस में दिया हुआ है, और उसके पहले वाले जो वीडियो आए थे उनके डिस्क्रिप्शंस में नोट्स के लिंक दिए हुए हैं बच्चों। उम्मीद है बच्चों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। दो काम बच्चों ज़रूर करें, एक तो लाइक करें, दूसरा क्या है सब्सक्रिप्शंस वाले बटन को क्लिक करें ताकि जो मेरे वीडियो हैं उनकी इन्फॉर्मेशंस आप तक पहुंच जाए। थैंक यू बच्चों।